हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। ये 9th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, सेल शुरू किया है। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये चैप्टर शुरू हुआ, फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का। जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सेल क्या होती है। सेल का ये बताया था डिफिनेशन कि सेल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद हम लोगों ने सेल की डिस्कवरी देखी थी। सबसे पहली सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी और ये डेड सेल थी। और सबसे पहले लिविंग सेल एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवर की थी। उसके बाद सेल थ्योरी देखी थी हम लोगों ने, और सेल थ्योरी दी थी किसने? स्लाइडन एंड स्वान ने। सेल थ्योरी क्या होती है कि सभी सेल्स जो होती हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं और नई सेल पुरानी सेल के डिवीजन से बनती हैं। ये 2 पॉइंट सेल थ्योरी कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये है रुडोल्फ वर्च्यू का स्टेटमेंट है ये। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि 2 तरह के एनिमल होते हैं जिनमें एक ही सेल होती है, सिंगल सेल वाले एनिमल जैसे अमीबा पैरामीशियम, और मल्टी सेलुलर एनिमल जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, ये देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था सेल का साइज ऑफ एंड शेप। साइज भी अलग अलग है और शेप भी। सबसे छोटी सेल बताया था माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिच एग, और सबसे लंबी न्यूरॉन नर्व सेल होती है। फिर ये अलग अलग शेप की भी, एपिथेलियम सेल, अमीबॉइड सेल, क्यूबॉइडल सेल, ये सब अलग अलग तरह की होती हैं। तो शेप बताया था कि जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार और साइज दोनों अलग अलग होते हैं, ये हो गया था। फिर मैंने ये नर्व सेल बना के दिखाई थी कि लंबी सी सेल्स होती हैं नर्व सेल्स। और फिर ये बताया था कि टाइप्स कहते हैं सेल के 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल थोड़ी प्रिमिटिव होती है और यूकैरियोटिक सेल कैसी होती है? एडवांस होती है, ज़्यादा विकसित होती है। इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर इंसिपिएंट यानी कम विकसित न्यूक्लियस होता है। डिवीजन केंद्रक के बेसिस पे हुआ है। केंद्रक या न्यूक्लियस कैसा है? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस कैसा है? प्रिमिटिव है। और यूकैरियोटिक में कैसा है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। यहाँ तक हम लोगों की बातें हो गई थी। और ये एक मैंने डायग्राम बना के तुम्हें दिखाया था दोनों को, कि दोनों को एक साथ समझ लो क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखो कि डबल मेम्ब्रेन बाउल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ऐसे जो कोशिकांग हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर वो सारे कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और गोल्जी बॉडी, ये सब मिलते हैं। बच्चों ने कहा था सर हिंदी में थोड़ा बता दिया करिए, इसलिए मैं थोड़ा सा हिंदी आज ज़्यादा यूज करूँगा, बाइलिंगुअल यूज करूँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज। जो बच्चे हिंदी में नोट्स बना रहे हैं वो हिंदी में लिख लेंगे, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो इंग्लिश में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत सारे कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें नहीं होते। तो ये एक प्रिमिटिव टाइप की सेल है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा था कि सेल जब शुरुआत में बनी थी, सबसे पहले लाइफ जब अर्थ पर आई थी। यहाँ से शुरू करते हैं क्लास बच्चों। ये लास्ट क्लास तक मैंने पढ़ाया था तो उसको मैंने रिवाइज़ किया है, अब यहाँ से शुरू करेंगे। तो जब सेल शुरू में बनी थी बच्चों, तो प्रोकैरियोटिक सेल पहले बनी थी, इसलिए वहाँ पे चीज़ें बहुत कम थी। आप देखोगे तो केवल आपके पास एक ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये न्यूक्लिक एसिड है, और राइबोसोम्स हैं। ये राइबोसोम्स हैं, ऐसे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन में ये इस तरह से ये मेसोसोम मिल जाते हैं, ये सेल वॉल हो जाती है आपकी, ये सेल वॉल हो जाती है, ये होती है। तो इस तरह से आपको ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की सेल है। याद रहे बच्चों, सेल में 3 एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। कोई भी सेल हो, 3 चीज़ों के बिना सेल कंप्लीट नहीं होगी। 3 एसेंशियल कंपोनेंट का मतलब है कि सेल में 3 मुख्य भाग होने चाहिए, अनिवार्य रूप से होते हैं। सबसे पहला तो होगा एक बाउंड्री, और वो बाउंड्री होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। दूसरा होता है उसमें वर्क प्लेस, जहाँ पर काम होगा, और वर्क प्लेस होता है साइटोप्लाज्म। और ऐसा कुछ हो जो सेल को कंट्रोल करे तो होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर होता है न्यूक्लियस। जिनमें न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लिक एसिड, ठीक, ये होता है।
अब बच्चों ध्यान से देखना, 3 चीज़ें हैं, 3 एसेंशियल, 3 के बिना सेल कंप्लीट हो ही नहीं सकती। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा ये होता है न्यूक्लियस। तो मेम्ब्रेन तो बाउंड्री, जैसे ये मैंने कहा ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल की आउटर बाउंड्री है, इसके बिना सेल कंप्लीट नहीं होगी। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है कि साइटोप्लाज्म तो पूरा बह जाएगा ना। इस साइटोप्लाज्म को होल्ड करने का काम तो इसी का है। दूसरा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स भरे हुए हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें डूबे हुए हैं। तो काम जो सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होंगी वो कहाँ होंगी? साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है, द साइटोप्लाज्म का मेन एरेना ऑफ द सेल, वर्किंग पार्ट जो होता है वो क्या होता है। ये 11th की एनसीईआरटी में लाइन लिखी जो मैंने बताया है। तो 9th की क्लास में उतना ये सब डिटेल में नहीं है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो 9th की क्लास के बच्चों को भी पढ़ना है, ठीक है। बेसिक चीज़ बिल्कुल है ये। अब यहाँ पे ये क्या है कि ये तो हो गया साइटोप्लाज्म। अब सेल को कंट्रोल कौन करेगा? तो कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए न्यूक्लियस। अब प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने कहा था कि वैसा न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में डूबा हुआ है, तो इसको हम न्यूक्लियस की जगह पर न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड में न्यूक्लिक एसिड तो है ना, न्यूक्लिक एसिड है, मतलब इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए इसमें होता है, ये होता है। तो ये तो इसमें है, ठीक है, समझ में आया। और बस ये 3 चीज़ें हो गई। अब इसमें छोटे छोटे जैसे राइबोसोम वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, बट और ज़्यादा कोशिकांग इसमें नहीं है, और ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। बट यूकैरियोटिक सेल में आप देखोगे कि वो सारी, मैं एक रफली डायग्राम यहाँ पे यूकैरियोटिक का बना रहा हूँ। इसमें ये सेल मेम्ब्रेन बताओ है कि नहीं है? सेल मेम्ब्रेन भी है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है, और इसमें साइटोप्लाज्म भी है। तो ये 3 चीज़ें तो बेटा यहाँ भी हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो वो 3 चीज़ें जो प्रोकैरियोटिक में हैं वो यहाँ भी हैं। बस इसके साथ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ गई हैं, एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट्स भी हैं यहाँ पर। जैसे ये आप माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, ऐसे यहाँ पर ये आपका ये क्लोरोप्लास्ट ऐसे आ जाएगा, ये क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, गाल्जी बॉडी आ जाएगी, ये गाल्जी बॉडी आ जाएगी, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, लाइसोसोम आ जाएगा। ये ऐसे चीज़ें हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो इसमें नहीं है बट इसमें हैं, क्लियर है। बट जो जिन चीज़ों के बिना सेल कंप्लीट नहीं होती वो 3 चीज़ें तो आपको सब में मिलेंगी, इनके बिना तो सेल ही नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पर अलग अलग चैम्बर देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं कंपार्टमेंटाइजेशन। जब सेल में काम बढ़ा, सेल कॉम्प्लेक्स हो गई, सेल ज़्यादा विकसित होने लगी, तो वहाँ पर अलग अलग काम के लिए अलग अलग चैम्बर बनाने पड़े। इसको ऐसे समझो जैसे मान लो किसी गाँव में या बड़े कस्बे टाइप में गाँव में एक बैंक है, ठीक है। अब उस बैंक में बहुत ज़्यादा बड़ी बैंक नहीं है, क्योंकि वो ग्रामीण लेवल पर है, कोई ग्रामीण बैंक है, तो उसमें कम से कम एक मैनेजर तो होगा जो काम करेगा, और एक बाउंड्री तो होगी जिसमें वो मैनेजर बैठा होगा, और एक कोई लैपटॉप उसके पास या कोई ऐसा कुछ होगा जहाँ पर बैठ कर वो काम करेगा। तो ये 3 चीज़ें कम से कम तो चाहिए ना। वो अब कोई बैंक का मैनेजर अपना लैपटॉप लेकर के मैदान में तो नहीं बैठ सकता ना कि आओ यहाँ पे अकाउंट खुलवाओ, पैसा निकलो, ऐसा तो नहीं होगा। एक बाउंड्री होनी चाहिए, एक कैबिन होगा जिसके अंदर वो बैठा होगा। वो मैनेजर जिसको मैंने कहा वो वहाँ का कंट्रोलर होगा, और जिस पे वो काम कर रहा होगा वो लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी वहाँ उसके पास होगा, वो उसका क्या होगा, वो वर्क प्लेस होगा। तो ये 3 चीज़ें उसके पास होंगी ही होंगी ज़रूर, ठीक है। अब क्या हुआ कि बैंक थोड़ी सी बड़ी, मान लो यही बैंक है, इसकी खातेदार बढ़ने लगे और ये मान लो कस्बा बड़ा हो गया, या वो ट्रांसफ़र हो गया किसी शहर में, तो अब बताओ इतने से काम चलेगा? इतने से काम तो नहीं चलेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कंपार्टमेंटाइजेशन होगा। जब काम बढ़ेगा तो फिर चैम्बर अलग बनाने पड़ेंगे। एक कैशियर बैठा है जो इसके लिए अलग कैबिन, इसका काम सिर्फ पैसे निकालना और जमा करना है। एक बाबू बैठा होगा जो खाता खोलने और ये सब चीज़ें करेगा। एक गार्ड भी बैठा होगा यहाँ पर जो सिक्योरिटी करेगा कि कौन आएगा अंदर, कौन नहीं आएगा। और यहाँ पर अब मैनेजर जहाँ अलग कैबिन में होगा और ये मैनेजर सारा काम करेगा। अब जो चीज़ें बाबू लेकर आएगा वो पास कराने के लिए मैनेजर के पास, कोई अकाउंट खोलना है या लोन पास करना है तो इसके पास आएगा, और यहाँ पर और एक आध बाबू अगर हो सकता है अगर काम ज़्यादा बड़ा। अब मुझे ये बताओ कि ये सब इतने सारे चैम्बर बैंक में क्यों बन गए? क्योंकि अब काम ज़्यादा, अकेला मैनेजर या अकेला एक कर्मचारी वो सारे काम नहीं कर पा रहा है।
तो यहाँ पर ये चैम्बर बन गया। आपको पैसे निकालना तो आप कैशियर के पास जाओगे, आपको अकाउंट खुलवाना है तो आप बाबू से मिलोगे, आपको लोन के बारे में कुछ बात करनी है, बड़ा काम है तो फिर आप मैनेजर से मिलोगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, बैंक में जाओगे तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग कैबिन है छोटे छोटे, उस कैबिन में वो कर्मचारी बैठा वो काम कर रहा है। उसी तरह यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटाइजेशन हो गया है, चैम्बर बन गए, अलग अलग कैबिन बन गए। एनर्जी चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाइए, आपको फूड चाहिए, खाना बनाना है, खाना के लिए आपको जाना चाहिए क्लोरोप्लास्ट के पास, यहाँ फोटोसिंथेसिस होगी, खाना बनेगा, ठीक है। आपको सेलुलर डाइजेशन करवाना है, आप लाइसोसोम के पास चले जाइए। आपको प्रोटीन को फार्मेशन करवाना है, आप RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आइए। आपको इसकी मॉडिफिकेशन करना प्रोटीन को तो आप गोल्जी बॉडी के पास आओ। तो देखो हर काम के लिए अलग सा ऑर्गेनल यहाँ पर है कि नहीं है यूकैरियोटिक सेल में, बट प्रोकैरियोटिक सेल में वैसा नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में तो बस ये एक DNA है और ये साइटोप्लाज्म, सारा काम यही, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यही सारा काम करती है। अगर आपको सांस लेना, रेस्पिरेशन करना है, वहाँ तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाते थे, यहाँ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही फैल गई है। और ये मीजोसोम है, मैंने कहा था ये मीजोसोम जो है इसी से रेस्पिरेशन होता है, ध्यान से समझता चलना। क्या नाम है इसका? मीजोसोम। तो रेस्पिरेशन कौन करेगा बच्चों? रेस्पिरेशन कौन करेगा? रेस्पिरेशन मीजोसोम करेगा, जो काम वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया करता था। अगर ब्लू ग्रेल एल्गी है, इसी में प्रोकैरियोटिक ही है वो भी, अगर उसको फोटोसिंथेसिस करना तो इसी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैल करके ये ऐसे ये क्या बना लेती है बच्चों, ये क्रोमैटोफोर बना लेती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही, तो ये क्रोमैटोफोर है, क्रोमैटोफोर। अब इससे क्या होगा? अब इससे फोटोसिंथेसिस होगी। बताओ कौन है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है जो फैल करके क्रोमैटोफोर बना रही है, समझना। तो काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनल नहीं है, यही सारे काम अपना कर लेता है, ठीक है। और ये बीच में ये कंट्रोलर, वो उस कोशिका के सब काम है, जो न्यूक्लियस करता है वहाँ पर, वो सारे काम यही करता है। और कोई अलग से कैबिन में नहीं बैठा है, पूरा साइटोप्लाज्म है बीच में इसी में बैठा है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप। लिखना कैसे ये मैं बता देता हूँ आपको। जो आप ये चीज़ें जो है ना, अब इनको लिखोगे कैसे? तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे प्रोकैरियोटिक सेल। क्या हेडिंग डालोगे बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल। अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी प्रोकैरियोटिक ही डालेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। पहले ये हेडिंग पड़ जाएगी प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें आपको लिखना क्या है बच्चों कि प्रोकैरियोटिक सेल इज ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल इन विच इनसिपिएंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। द न्यूक्लियर, जो पॉइंट में बोल रहा हूँ वो लिखते जाना, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट एंड ऑल डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट। ये हो गया। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये लिखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो अल्प विकसित आद्य प्रकार की कोशिका होती है, इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। ध्यान रखना, ये मत लिखना कि केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये लिखना कि अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। और इसमें केंद्रक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला अनुपज, ये जो बनाई है मैंने, ये केंद्रक कला है, ये नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है तो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। इसमें केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सुन लो, वो भी लिख लेना। इसमें झिल्ली द्वारा घिरे हुए कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सब इसमें अनुपस्थित होती हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। ये हो गया। अब मेन पॉइंट और आपको क्या लिखना है वो अब मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो लिखते जाना आपको। मन पर यह कि इसके जो DNA होता है, इसका जो न्यूक्लिक एसिड है या इसका आनुवांशिक अणु है, न्यूक्लिक एसिड या इसका आनुवांशिक अणु जीवद्रव्य के सीधे संपर्क में होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो जीवद्रव्य है ये पूरा, तो उसके सीधे संपर्क में होगा ना, जीवद्रव्य के सीधे संपर्क में रहता है। द न्यूक्लिक एसिड इज रिमेन्स इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के सीधे कॉन्टैक्ट में रहेगा। और होगा कैसा? ये बेटा सर्कुलर होगा, ये जो न्यूक्लिक एसिड होगा ये गोल और द्विसूत्री यानी कि डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड दोनों लिख लेना, चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम। ये लिखना कि गोल और डबल स्टैंडर्ड द्विसूत्री DNA न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें एक गोलाकार द्विसूत्री DNA होता है जो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे देयर इज ए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड DNA इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इतनी बातें हो गई। अब और एक बात है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो सुन लो। यहाँ पर बेटा एक और एक्स्ट्रा न्यूक्लिक एसिड मिलता है, वो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लिक एसिड होगा उसको हम प्लाज्मिड बोलेंगे,
प्लाज्मिड, ये भी गोलाकार डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, जो इस डीएनए के साथ कभी कभी एसोसिएट हो जाता है, कभी कभी इस डीएनए के साथ एसोसिएट हो जाएगा, और इसको जब ये एसोसिएट हो जाएगा तब इसको हम एपिसोम कहेंगे, वैसे इसको प्लाज्मिड कहेंगे। प्लाज्मिड बड़े काम की चीज़ है बच्चों, ये बायोटेक्नोलॉजी में काम आता है, आज की तारीख में बहुत ज़्यादा यूज होता है। हमें कोई चीज़ बनानी है, कोई हार्मोन, कोई ड्रग या बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से कुछ मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना है, जीएमओ करना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को यूज करके डीएनए ट्रांसफ़र करने में वेक्टर की तरह यूज करते हैं। तो वो चीज़ आगे बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, बट अभी ये बता रहा हूँ कि ये प्लाज्मिड बड़े काम की चीज़ है बच्चों, ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है डीएनए को ट्रांसफ़र करने में। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और कुछ पॉइंट्स आप लिख लेना कि इसमें श्वसन या रेस्पिरेशन मीजोसोम के द्वारा होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस, सभी प्रोकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस एक तो होता नहीं है, जिसमें भी होता है तो इसमें फोटोसिंथेसिस क्रोमेटोफोर के द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल होते हैं, नीले हरे शैवालों में क्रोमेटोफोर्स होते हैं, उनकी कोशिका भी प्रोकैरियोटिक होती है, क्रोमेटोफोर्स होते हैं, उन क्रोमेटोफोर्स के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और क्या बनता है, फूड बनता है। क्लियर हो गया बच्चों इतना? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? फिर देखो मैं आगे बढ़ता हूँ, ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी मैंने यहाँ पे समझाया है वो सब आप रिवीजन करने काम आएगा, बाकी जो मैंने बोला है वो आप लिख लेना, वो नोट्स में बन जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, यूकैरियोटिक सेल की बात करता हूँ। यूकैरियोटिक सेल है बच्चों, ये यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले तो ये देखो न्यूक्लियस तो होगा ना, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, और उसके बाद ये सब न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और एक होगा आपके पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो जैसे एक चीज़ है, यहाँ पर लौट आओ, मैंने कहा था कि 3 एसेंशियल कंपोनेंट सेल में होते हैं, बाउंड्री होगी, वर्क प्लेस होगा और कंट्रोल होगा। उसमें मैंने जो बाउंड्री है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है, सेल वॉल का नाम मैंने नहीं लिया है, ठीक है, ध्यान से सुन लो एक बार फिर से, मैंने सेल वॉल का नाम नहीं लिया, जो बाउंड्री है सेल की उसको मैंने क्या नाम लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल सेल का एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है बच्चों, मैं फिर कह रहा हूँ, सेल वॉल या कोशिका भित्ति, सेल वॉल का मतलब कोशिका भित्ति होती है ये वाली, सेल वॉल सेल का एसेंशियल या प्रमुख कंपोनेंट नहीं है। सेल वॉल सेल में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसमें सेल वॉल है बट ज़रूरी नहीं है सब में हो, इसमें है तो मैंने लिखा दिया कि हाँ सेल वॉल है, ये जो येलो कलर से दिखाई मैंने ये सेल वॉल है, ठीक है। अंदर ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाली क्या है, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाली, बट ये वाली सेल वॉल है, सब में हो जरूर। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती बच्चों, क्या हमारी सेल में सेल वॉल है, नहीं है। गाय भैंस कुत्ता हाथी घोड़ा इन सब की कोशिकाओं में सेल वॉल है, नहीं है। हमारी स्किन सेल में सेल वॉल है, नहीं है। हमारी कोई भी सेल, हमारी बॉडी में करोड़ों सेल से कोई भी सेल निकालोगे उसमें कोशिका भित्ति नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, ये जो मैंने सेल वॉल बनाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, क्या बनाया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मैं प्लांट सेल बनाऊंगा पादप कोशिका तो उसके ऊपर ऐसे एक सेल वॉल बनाऊंगा, ऐसे सेल वॉल बना दूंगा, ऐसे सेल वॉल बना दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं पादप कोशिका नहीं बना रहा हूँ तो सेल वॉल में नहीं बनाऊंगा। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन अगर मैंने सेल वॉल बना रखी है, ये सेल वॉल है, अगर मैंने सेल वॉल बना रखी है तो जाहिर सी बात है कौन सी सेल है बच्चों, ये प्लांट सेल हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, सेल वॉल होना ज़रूरी नहीं है, बहुत सी सेल्स ऐसी होती हैं जिसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। इसका उदाहरण हम खुद हैं, इसका उदाहरण जितने भी एनिमल हैं वो हैं, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। समझ में आया? ठीक है। अब ये जो सेल वॉल, अब ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे ये भरा हुआ है बच्चों, ये भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। ये क्या भरा हुआ है बच्चों, साइटोप्लाज्म। और इसमें बहुत से रिक्तिकाएँ भी होती हैं, ऐसे रिक्तिकाएँ होंगी, कुछ छोटी कुछ बड़ी, ऐसे रिक्तिकाएँ ऐसे होती हैं, ठीक है। ये हो गई। अब इसमें बच्चों क्या होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है, ये क्या है, ये गोल्जी बॉडी है,
ऐसे ऐसे, ये सब क्या होती हैं, ये सब संरचनाएं मैं बना के तुम्हें अलग से दिखाऊंगा। अभी मैं एक सेल दिखा रहा हूँ, ये मान लो लाइसोसोम है, ठीक है बच्चों। और अब देखो ये आपका हरित, अगर मैंने प्राण सेल तो बना ही दिया है तो हरित लवक बनाना पड़ेगा। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये सब कोशिकांग होते हैं। अब ध्यान से सुन लो, ये हो गई सेल वॉल, और ये बाहर वाली, ये अंदर वाली क्या है, ये हो गई प्लाज्मा, ग्रीन वाली क्या होगी बच्चों, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका कला, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका कला भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इन नामों से इसको जाना जाता है। अंदर क्या होगा बच्चों, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। यहाँ पे ये क्या है, ये रिक्तिका है, रिक्तिका को हम कहेंगे वैक्यूल, 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 ठीक है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर मिलेगा आपको, ये मिलेगा न्यूक्लिक एसिड, ये केंद्रिका हो जाएगी इसमें, यानी न्यूक्लियोलस, ठीक है बच्चों। अब ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या है बच्चों, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका कला प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बच्चों ना। और उसके बाद ये अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड का नाम क्या है बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। क्या भरा हुआ है, केंद्रक द्रव्य। और इसके अंदर ये क्या है बच्चों, ये ग्रीन वाला अंदर जो मैंने जाल सा बना रखा है, ये है क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या है, क्रोमैटिन धागे, ये ऐसे धागों के रूप में डीएनए उलझा हुआ है, इसको क्रोमैटिन कहेंगे। और ये है न्यूक्लियोलस, क्या बच्चों, ये है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और ये सब मिला के आपके पास हो जाएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या केंद्रक। तो केंद्रक में क्या क्या है, यहाँ पे मैंने सब लिख दिया, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियस में सबसे पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये बाउंड्री, इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा हुआ है जिसको हमने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य, आप लिख लेना। फिर उसमें एक धागेनुमा संरचनाएं प्रेजेंट हैं, इसी में डीएनए होता है, इनको अभी हम बोलेंगे क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में प्रोटीन भी है और साथ में डीएनए भी है, तो दोनों को मिला करके आप क्रोमैटिन धागे बोलोगे। यही आगे चल के क्रोमोसोम बन जाता है कोशिका विभाजन के समय। यहाँ पर एक डेंस संरचना ऐसे मिलेगी, इसको बहुत सघन संरचना गोलाकार ऐसे, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। केंद्रक और केंद्रिका में थोड़ा सा अंतर है, ये अभी आगे इसी लेक्चर में आप देखोगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में, इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो ये सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस सबको मिला के क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस है। ये वेल डिफाइंड और विकसित न्यूक्लियस है क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिका होती। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है बच्चों, ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, ये भी वैक्यूल ही है, वैक्यूल, क्योंकि वैक्यूल बहुत सारी होती हैं, रिक्तिका, वैक्यूल या रिक्तिका ये भी है, ठीक है। वैक्यूल, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ बनाऊँ मैं, चलो इधर बना देता हूँ छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया, वैसा ही, और इधर लिख दूंगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और भी कोशिकांग है, जैसे ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम। इस स्लाइड में जितना आ रहा है उतना मैं लिख रहा हूँ, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्ट्रक्चर तो पढ़ाऊँगा ही, तो वहाँ पे ये चीज़ें मैं फिर से बनाऊँगा। अभी मैं केवल ये समझा रहा हूँ कि यूकेरियोटिक सेल क्या है। अभी मैं तुम्हें क्या समझाने जा रहा हूँ कि यूकेरियोटिक सेल क्या है। तो अब यूकेरियोटिक सेल के बारे में तुम्हें लिखना है। तो यूकेरियोटिक सेल में क्या लिखोगे, पहला पॉइंट लिखोगे, पहले ये डायग्राम समझ लो। अगर आपने डायग्राम समझ लिया है तो फिर कुछ याद नहीं करना, कुछ रटना नहीं है, बिल्कुल घर पे एक बार भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम को समझ लो। जो जो यहाँ पर आपको दिख रहा है आँखों से, वही वही लिखना है, बस वही वही पूरा आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। कुछ रटने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार केवल डायग्राम को ठीक से देख लो, समझ लो। देखो क्या क्या समझ, पहले क्या लिखोगे, यूकेरियोटिक कोशिका एक विकसित कोशिका है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो प्रोकैरियोटिक में अभी हमने देखी नहीं थी, ठीक है। क्या क्या चीज़ें खूबी, तो ये पहले लिख लेना, दिस इज द वेल डेवलप्ड सेल। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या क्या प्रेजेंट है बच्चों, ट्रू न्यूक्लियस, वास्तविक न्यूक्लियस या विकसित न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये दूसरा पॉइंट हो गया कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, जैसे हमने कहा था कि उसमें जो डीएनए होता है वो जीवद्रव्य के सीधे संपर्क में होता है। इसमें जीवद्रव्य में जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये लिखना आप इसमें कि ये जो बच्चों डीएनए होता है वो डीएनए लीनियर होता है, धागे नुमा लंबा डीएनए होता है। अभी आपने क्या देखा कि प्रोकैरियोटिक में ऐसा गोलाकार डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड होता है ना, इसमें नहीं। इसमें जो डीएनए है वो धागे नुमा लंबा डीएनए, ऐसा डीएनए होता है। कैसा डीएनए होगा? ऐसा डीएनए होगा। इस तरह का डीएनए होता है, ठीक है। अब उसमें डीएनए कैसा था? उसमें इस तरह का गोल डीएनए था। तो ये चीज़ यहाँ पे दोनों में अंतर समझ लो, लिखना है। इसमें डीएनए लंबा होता है और ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध होता है, वहाँ पे वो नहीं था। तो ये डीएनए के बारे में इतने अंतर हो गए। और देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इसमें झिल्ली से घिरे कोशिकांग, देखो ये कोशिकांग भी देखो झिल्ली से घिरा हुआ है, ये कोशिकांग भी देखो इस झिल्ली से घिरा हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये भी, और ये क्लोरोप्लास्ट झिल्ली से घिरा हुआ है। ये देखो सब झिल्लियाँ हैं। तो झिल्ली से घिरा मतलब चैम्बर बताया था ना अभी, याद करो मैंने कहा था मैनेजर बैठा होगा कोई अगर बैंक में, तो वो खुले में तो नहीं बैठा होगा मैदान में लैपटॉप लेकर, किसी कैबिन में, तो एक चैम्बर होगा। तो जितने भी कैशियर बैठा होगा वो भी एक कैबिन में। तो अलग अलग जो कोशिकांग होते हैं वो झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं। तो ये देखो झिल्ली से घिरा कोशिकांग। तो चौथा पॉइंट क्या लिखोगे इसमें कि ये कोशिकांग सब किसमें? झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, रिक्तिकाएँ और ये सब कोशिकाएं जो होती है, ये सब कोशिकांग, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं थे, ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब देखो, अब इसमें अब ये लिखना कि इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं बट मैं अब बना देता हूँ। इसमें राइबोसोम्स होते हैं, ये जो राइबोसोम्स हैं, ये जो राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम जो होते हैं बच्चों, ये राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं। ये कौन से होंगे? लिखूंगा, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों ना, ये राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स कैसे होते हैं? ये 80S टाइप के राइबोसोम्स है। कैसे? 80S। प्रोकैरियोटिक में कैसे थे? 70S टाइप के। बट एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया और एक हरित लवक के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाया, यहाँ भी क्लोरोप्लास्ट है, या क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम, यहाँ भी राइबोसोम है और हरित लवक के अंदर भी राइबोसोम होते हैं। ये राइबोसोम 70S है। तो क्या लिखोगे? यूकैरियोटिक कोशिका में 70S और 80S, 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, राइबोसोम में जो आपने 70S पढ़ा होगा और 80S, ठीक है, तो उनमें ये S क्या है? ये S सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा था, तो उनके नाम पर स्वेडबर्ग नियतांक या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के नाम जाना जाता है। ये क्या होता है स्वेडबर्ग नियतांक? ये मैं जो राइबोसोम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि 80S क्यों कहते हैं, 70S क्यों कहते हैं, S का मतलब क्या है, ठीक है। अभी यहाँ तक इतना समझे तो आपने ये समझ लिया होगा कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, ठीक है बच्चों। तो अगर इतना आपने समझ लिया है तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, मैं सामने से हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको, वो स्क्रीनशॉट हमारे रिवीजन के काम आएगा, नोट्स बनाने के काम आएगा, ठीक है। अब एक नज़र में जरा पूरी कोशिका को देखो, एक नज़र में देखो कोशिका में क्या क्या है। कोशिका में बच्चों सेल वॉल है, यानी कोशिका भित्ति। उसके अंदर आओगे, बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो आपको क्या मिलेगा? कोशिका कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। फिर आपको एक फ्लूइड भरा हुआ मिलेगा, इसको आप बोलोगे साइटोप्लाज्म। फिर इसमें आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER मिलेगा। ये क्या है? ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER या अंतर्द्रव्यी जालिका, हिंदी में लिखोगे अंतर्द्रव्यी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मिलेगा। फिर ये गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम, ऐसे कोशिकांग इतने सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। ये इतनी बातें ध्यान में रखना। अब हम पढ़ेंगे कोशिका का स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना कैसी होती है, ठीक है बच्चों। चल रहे हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे।
स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल का। तो यहाँ पर जब मैं स्ट्रक्चर की बात करूँगा तो शेप आकार की बात नहीं हो रही कि देखने में कैसी है, यहाँ पर अंदर की बात होगी कि कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है और क्या क्या इसके अंदर होता है। ठीक है, तो जैसे कि कोशिका के अंदर अभी आपने देखा था, ये मैंने ऑर्गेनेल आपको गिनवाए हैं, सेल वॉल और ये सब, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या हो गया, हाँ ये, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब आप सेल को देखोगे, जब आप सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे बच्चों, तो आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। आपको पहली बात तो बाहर मिलेगी सेल वॉल, क्या मिलेगी बच्चों, सेल वॉल, और ये भी प्लांट सेल में, सब में नहीं, अगर एनिमल सेल में देख रहे हो तो ये नहीं मिलेगी। बट उसके बाद क्या मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और चीज़ होती है, प्रोटोप्लाज्म और चीज़ होती है। पहले मैं प्रोटोप्लाज्म लिखूंगा, क्या लिखूंगा, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और उसके बाद चौथा पॉइंट लिखूंगा साइटोप्लाज्म। दोनों में क्या अंतर होता है, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है बच्चों जीव द्रव्य, और साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य। दोनों एक ही चीज़ हैं कि अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में क्या अंतर है वो मैं बताऊंगा तुम्हें अभी। ठीक है, और उसके बाद होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स जो इसमें डूबे हुए हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म में। ये सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे आप देखोगे ये बहुत सारे होते हैं। जैसे ये इसमें न्यूक्लियस होगा सबसे मेन, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट, या मैं और अच्छा लिखूँ तो प्लास्टिड लिख दूँ तो प्लास्टिड में सभी आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, गोल्जी बॉडी होंगे, आगे इधर लिख रहा हूँ, इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ER है। ठीक है, इसके बाद राइबोसोम होंगे, राइबोसोम्स होंगे, लाइसोसोम्स होंगे, और कुछ माइक्रो बॉडीज़ होंगी जैसे पराक्सीसोम्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें होंगी। तो इन सब चीज़ों को हमें डिटेल में एक एक चीज़ को डायग्राम बना के और बढ़िया तरीके से उसको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं न्यूक्लियस की बात करूँगा तो न्यूक्लियस का डायग्राम बना के और फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, फिर क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, और धीरे धीरे करके माइक्रोबॉडीज़ तक सारे सेल ऑर्गेनेल्स हमें इसमें पढ़ने। ठीक है बच्चों, तो ये सब आर्गेनेल्स पढ़ने, तो ये सब बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आप वीडियो मैं अगर ये सब बताना बैठूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो करना नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी आराम से पढ़ लो, जितना पढ़ लो उतना नोट्स बना लो, चीज़ों को समझ लो ताकि समझने में आसानी रहे। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो ये सब चीज़ें जैसे कि मैंने बताया वो सब चीज़ें शुरू से कि मैंने इसमें ये बना के समझाया है यहाँ पर, तो इसी हर एक चीज़ को उठा करके अलग से उसका डायग्राम बनाकर मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होगा नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब लोग, जिससे वीडियो आपको मिल जाए। ये वीडियो 9th क्लास के लिए है, बट 11th के लिए भी काम आएगा, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ भी हैं तो उनका रिवीजन हो जाएगा, कि वो सेल चैप्टर वहाँ भी है। ठीक है, बट ये वीडियो सिर्फ 9th के लिए, तो आप दोनों लोग चाहे 11th वाले हों चाहे 9th वाले हों पढ़ना। चैनल को सब्सक्राइब करने से वीडियो आपको नेक्स्ट वाला मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।